गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का ऑनलाइन क्लास की में स्वागत है। सुपर टेट की क्लास में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। अब तक हम लोगों ने जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिकी को पढ़ लिया है। जुलाई की घटना हम लोग देख रहे हैं। जुलाई की दर्पण को हम लोग आधार बनाए हुए हैं। आइए अब इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमको इसमें अध्ययन करना है। ठीक है, आइए। हाँ, देखिए इसमें है जी सैट। तो जैसे पिछले महीने की दर्पण में क्या आया था, कॉप 26 आया था। कॉप 26, ठीक। कॉप 26 का हमने एक शॉर्ट फॉर्म था जिसका अध्ययन किया था। अब यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे कि भाई ये जी सैप क्या है। जी डैश एस ए पी। तो इसका अगर सैप का फुल फॉर्म करेंगे हम तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्वेजिशन प्रोग्राम है। क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्वेजिशन प्रोग्राम है। यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। क्या है ये प्रोग्राम क्या है? आइए देखते हैं। इसका थोड़ी सी पढ़ते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि प्रोग्राम क्या है। अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रवाह बढ़ाने के लिए, तरलता माने क्या होता है? तरलता से क्या समझते हैं आप लोग? लिक्विडिटी जिसे कहते हैं, तरलता। ठीक, तरलता से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? तरलता अभी आप लोग बताए। तरलता मतलब कि जिसमें लेन देन आसान हो। ठीक है, जिसमें लेन देन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रभाव बढ़ाने के लिए खुले बाजार की, ओपन मार्केट की क्रियाओं के तहत सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाएगा। सरकारी प्रतिभूतियों, देखिएगा किसकी? सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय खुले बाजार में किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने के लिए। जैसे अर्थव्यवस्था में पूंजी जो है, जो पैसा है, ये लोगों के पास आसानी से इधर से उधर हो सके, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है। तभी अर्थव्यवस्था उतनी ही गतिशील मानी जाती है जितना ही पूंजी की तरलता बढ़ती है। ठीक है। मंदी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बड़ी मात्रा में सिक्योरिटीज के क्रय की आरबीआई की योजना है। मंदी, क्योंकि इस समय देखिए कोरोना के चलते हमारी अर्थव्यवस्था में शिथिलता आ गई है और इस शिथिलता को तोड़ने के लिए लोगों के पास पैसा आसानी से पहुंचे, आए जाए, ये सब हो, इसी को देखते हुए जो है क्या किया गया है, इसी प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका खुलासा 4 जून 2021 को घोषित मौद्रिक नीति में किया गया। एक मौद्रिक नीति होती है, एक राजकोषीय नीति होती है। तो मौद्रिक नीति मुद्रा से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? मुद्रा से संबंधित होती है मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति के तहत किया गया। इससे बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी तथा ये अधिक ऋण दे सकेंगे। देखिए लास्ट में एकदम क्लियर हो गया ना। बैंकों के पास अधिक पैसा रहेगा और वो क्या करेंगे? अधिक ऋण लोगों को दे सकेंगे। ऋण से ही ग्रोथ होता है। ठीक है, ऋण से ही अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। हिमांशु मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। आपकी पहली क्लास है, ठीक है, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये सुपर टेट की क्लास है, इसमें हम करंट की क्लास ले रहे हैं और करंट की क्लास के तहत आपको इसमें बहुत सारी जानकारी और भी मिलती रहेगी। ठीक, तो हाँ, आपको इसमें, ये हमारी करंट की क्लास है, आपको इसमें करंट मिलता रहेगा। अभी इसके बाद आगे हम ट्रेडिशनल की क्लास लेकर आएंगे। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप 7 बजे रेगुलर आप आ जाया करिए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हमने देखा जी सैप क्या है। अगर आपसे कोई भी पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? जी सैप क्या है? तो सरकारी प्रभूतियों को क्रय विक्रय करने के लिए क्या है? प्रोग्राम है। ठीक है, जी सैप सरकारी प्रभूतियों को क्रय विक्रय करने के लिए एक प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहता है बस केवल, ये नियुक्तियां आ गई। अब हम लोग नियुक्तियां देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, उस पर हम बृहद रूप से चर्चा करेंगे। आइए, पहला पॉइंट है जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के नए अध्यक्ष। तो आप लोग देख रहे हैं इस समय जयंत चौधरी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये आरएलडी के क्या है, अध्यक्ष हैं, बनाए गए हैं। इनके बारे में आप सब लोग बाखूबी से परिचित होंगे। इनके बारे में कोई बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगला है कि मृदुल कुमार मैक्सिको में भारत के नए राजदूत। कौन है? मृदुल कुमार मैक्सिको में भारत के नए राजदूत है, मृदुल कुमार जी। तो भाई ये आप जानते रहिए, मैक्सिमम में राजदूत हैं, हालांकि आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जो राजदूत आपके एग्जाम में आएंगे उन पर मैं बृहद रूप से चर्चा करूंगा आप लोगों से। ठीक है, भारतीय विदेश सेवा के 1992 बैच के अधिकारी श्री मृदुल कुमार मैक्सिको में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। बस इतना ही जान लीजिए, बाकी इनके बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है।
हाँ, ये एक है। अगला है यस बालाचंद्रम, सूरीनाम में भारत के नए राजदूत। यस बालाचंद्रन कहाँ बनाए गए हैं? सूरीनाम में बनाए गए हैं। बस इतना ही जानते रहिए, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए आगे चलते हैं। रामकरण वर्मा को केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य में भारत के नए राजदूत। ठीक ठीक। हाँ, रामकरण वर्मा को केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य में, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य जो केंद्रीय सेंट्रल है, वहां पर क्या बनाया गया है? भारत के राजदूत का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जानते रहिए इनके बारे में। ठीक, और चलते हैं आगे, देखते हैं। हाँ, सुबोध कुमार जायसवाल, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? इसको, सुबोध जी को, सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक, सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त किया गया। किसका? सीबीआई का नया निदेशक। किसका? सीबीआई। हाँ, तो भाई अगर आपसे पूछा जाए कि सीबीआई के नए निदेशक कौन है, तो अपने मन में बताइए आप कौन है? वॉइस दीजिए, हमको बताइए कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। वेरी गुड, सुबोध कुमार जायसवाल जी सीबीआई के नए निदेशक हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। बस इतना ही जानना, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं जानना है। अब आगे चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चेहरा आप लोग देख रहे होंगे। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। देखिए अरुण कुमार जी की ये क्या है, फोटो है आप लोगों के सामने, अरुण कुमार जी की। ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। प्रिया जी वॉइस बंद कर दीजिए, आवाज आ रही है। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हिमांशु प्रिया, प्रिया जी आपकी वॉइस है, वेरी गुड, बस धन्यवाद आपको बहुत बहुत। हाँ, आइए। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। कौन? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। रिया जी आपका भी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, क्लास में ऑनलाइन आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है रिया जी आपका। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष जून 2021 में बनाए गए हैं। ठीक है, तो क्या बनाए गए हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र? बताइए। मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कहाँ किसके बनाए गए हैं? मानवाधिकार आयोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो भाई मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? बनाए गए हैं तो अरुण कुमार मिश्रा जी बनाए गए हैं। ठीक है, कौन बनाए गए हैं? अरुण कुमार मिश्रा जी बनाए गए हैं। ठीक है, आइए। हाँ, बस इतना ही आप जानते रहिए। दो जून इतना से लिया, इतने से इतने तक कोई मतलब नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है इसमें, और क्या इंपॉर्टेंट है, आइए। इसमें आपको इंपॉर्टेंट है कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से 2 सितंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। उससे पूर्व वो कोलकाता व राजस्थान में, कहां पर? कोलकाता व राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अब ये पॉइंट जो इसके बाद जो आ रहा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1993 में गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, कब गठित हुआ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? 1993 में गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार के वो 8वें अध्यक्ष हैं। कौन से अध्यक्ष हैं? 8वें। तो आपको 2 पॉइंट इसमें नोट करना है। आप नोटबुक ले लिए हैं अपने पास, ईयरफोन है आपके पास, और जो है पेन। 3 चीज मैंने बताया था कि आप लेकर के बैठेंगे। और चौथा, आप लोग टाइम से आइए भाई, क्योंकि हम 5 मिनट 10 मिनट आपका इंतजार करते हैं, 5 मिनट फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो आप आइए। 1993 में भाई ये बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? अपने मन में बताइए आप लोग। 1993 में किया गया। अगर आपसे पूछा जाए भाई कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे,
तो आप बताइएगा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी थे। कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी जो हैं ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक, नोट करिएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी हैं। कौन है? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया। ठीक, हाँ शिवानी सिंह, आप बहुत लेट आई हुई हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा टाइम से आने की कोशिश करिए, नहीं तो छूट जाता है तो मजा नहीं आता है। ठीक ठीक शिवानी जी, आइए। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र क्या हैं? ये अभी हाल ही में जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। किसके बनाए गए हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? अरुण कुमार मिश्रा जी। अगला प्रश्न क्या आएगा कि अरुण कुमार मिश्रा जो है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार के किस क्रम के अध्यक्ष हैं? तो 8वें अध्यक्ष हैं। बस इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए मैंने इस पर इतना डिस्कशन किया। देखिए सारे पॉइंटों पर मैं इतना डिस्कशन नहीं करता हूं, लेकिन जो पॉइंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उस पर मैं बहुत ज्यादा आपसे डिस्कशन करता हूं। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला जो टॉपिक है आपका कि रा के निदेशक सामंत कुमार गोयल के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि। तो रा एक एजेंसी है आपकी, ठीक है। रा क्या है? एक एजेंसी है, गुप्तचर एजेंसी है। के निदेशक सामंत कुमार, इसके निदेशक कौन है? सामंत कुमार है जी हैं। और इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की क्या हो गई है? इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई है। क्या हो गई है? इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। ठीक, तो बस इतना ही जानते रहिए, बाकी इनसे प्रश्न आपका नहीं बनेगा। कुलदीप सिंह को एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कोई मतलब नहीं है, ज्यादा आप लोग इसमें बचने की जरूरत नहीं है। जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसी पर चर्चा हम करेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान में इनको रखिएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष टीबी नरेंद्रन है। कौन है? टीबी नरेंद्रन। तो लिखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? टीबी नरेंद्रन है। कौन है? टीबी नरेंद्रन है। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? टीबी नरेंद्रन है। देखिए भाई, जो लोग आप लाइव हैं, बार बार लाइव से हटिए मत, क्योंकि आपको फिर बीच में समझ में नहीं आएगा। आप लाइव हैं तो सारे काम अपना छोड़ करके आप लाइव में रहिए। ठीक है, आइए। हाँ, तो टीबी नरेंद्रन क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। क्या है? टीबी नरेंद्रन भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। आइए आगे चलते हैं, बस इतना ही जानना है इसमें से, और कुछ नहीं जानना है आपको। आइए देखते हैं आगे क्या है। हाँ, ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार में आइए, पुरस्कार में हम आ रहे हैं, पुरस्कार और सम्मान में देखते हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग मत भूलिएगा। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा, कहाँ की? मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स का 2020 का ताज मिला। नोट करेंगे, मिस यूनिवर्स 2020 कौन है? नोट करिए आप, मिस यूनिवर्स 2020 कौन है? तो एंड्रिया मेजा जी हैं। कौन है? एंड्रिया मेजा जी। ठीक, आप देखेंगे इनकी फोटो यहां पर है, बनी हुई है। आप फोटो इसलिए दिखाता हूं कि आपको याद रहेगा। ठीक, देख लिया आप लोग। हाँ, एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020। आइए अब आगे इसमें देखते हैं और क्या आपको जानना है। कहाँ की हैं
एंड्रिया मेजा जी कहाँ की हैं? मैक्सिको की हैं, इसे भी नोट करिएगा। एंड्रिया मेजा जी कहाँ की हैं? मैक्सिको की हैं, नोट करिएगा। ठीक, बस इतना ही आपका इसमें इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा आपको। बस इतना ही। ये कहाँ संपन्न हुआ था? तो फ्लोरिडा में संपन्न हुआ था। बस इतना और जानना चाहें तो आप लोग जानते रहिएगा कहाँ संपन्न हुआ था। ये फ्लोरिडा में। बस, तो मिस यूनिवर्स कौन है? एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा जी कहाँ की हैं? एंड्रिया मेजा जी जो है, एंड्रिया मेजा जी कहाँ की हैं भाई? एंड्रिया मेजा जी मैक्सिको की हैं। बस इतना ही नोट करिए आप लोग। आगे चलते हैं। हाँ, एनर्जी फ्रंटियर्स अनुसंधान के लिए प्रोफेसर CN राव को एनी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? एनी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। नया पुरस्कार है, अभी चर्चा में आया हुआ है। हालांकि सुपर टेट की परीक्षा में तो नहीं आएगा, इस तरह के प्रश्नों को आना कम ही रहती है, लेकिन जो और एग्जाम हैं उनमें ये प्रश्न जरूर, इस तरह के प्रश्न जरूर बन जाते हैं। क्योंकि इस पुरस्कार की विशेषता है, थोड़ा सा भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखेंगे इस पुरस्कार की विशेषता क्या है। एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए, एनर्जी फ्रंटियर्स माने ऊर्जा के क्षेत्र में, अनुसंधान माने खोज के लिए, प्रोफेसर CN राव। कौन है? नाम नोट करिए, पढ़िए एक बार आप हमारे साथ। प्रोफेसर CN राव, हाँ पढ़िए। प्रोफेसर CN राव को एनी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार क्या मिला है? एनी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। क्या मिला है इनको? एनी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों व ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई, मई 2021 में की गई। एनर्जी फ्रंटियर के नाम से विख्यात इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र में, देखिए एक चीज मैं बताना चाह रहा था, ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में क्या माना जाता है? नोबेल के समान ये पुरस्कार माना जाता है। क्या माना जाता है? नोबेल तुल्य पुरस्कार माना जाता है। क्या माना जाता है? नोबेल तुल्य। तो अगर नोबेल के इक्विवेलेंट है तो ये आपके एग्जाम में क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर ये नोबेल के इक्विवेलेंट है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। और किसको मिला हुआ है? CNR राव को मिला हुआ है एनी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसे आप लोग जरूर जो है नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। अब आ गया चर्चित व्यक्ति, चर्चा में क्यों रहे, इसको देखते हैं। सुशील कुमार जी, आप लोग जानते हैं इनके लिए कि ओलंपिक खेलों में 2 बार जो है इन्होंने क्या किया है? पदक जीता है, पहलवान है ये। इन चर्चा में क्यों आए? इनके ऊपर हत्या का आरोप आ गया, बस इतनी बात है। बाकी आपके एग्जाम में नहीं आएंगे तो दूसरे रूप में। चर्चा में क्यों है इसलिए नहीं आएंगे, ठीक। बोरिस जॉनसन, तो बोरिस जॉनसन कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। बोरिस जॉनसन कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ठीक। बोरिस जॉनसन कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। इनको आप लोग जान रहे हैं, बस यही इतना जानते रहिए। और ये आपके एग्जाम में और नहीं, क्योंकि इनकी शादी हुई है, अभी इन्होंने शादी किया है, इसलिए वो चर्चा में रहे हैं। हाँ, तीसरी शादी कर रहे हैं। बाकी इनके बारे में और कुछ नहीं जानना है आप लोगों को, ठीक। आइए निधन पर देखते हैं। निधन मैंने बताया कि जो बहुत चर्चा में रहेंगे वही निधन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल एवं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे श्री जगमोहन। तो बस जान लीजिए कि राज्यपाल थे, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ दीजिए इनको, आगे बढ़िए। कोई बहुत चौधरी अजीत सिंह, हाँ अभी मैंने ऊपर बताया, चर्चा किया था, एक नाम लिया था, आप लोग जानते होंगे उस नाम को, ठीक। चौधरी अजीत सिंह क्या थे? RLD के प्रमुख थे, अध्यक्ष थे। इनकी अभी मृत्यु हो गई। इनके लड़के को जो है जयंत चौधरी को क्या बनाया गया है? या RLD का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक। बस इतना ही जानते रहिए, और इनसे आपका कोई प्रश्न नहीं बनने वाला है। ये इनकी फोटो है चौधरी अजीत सिंह की, इनको आप लोग देख लीजिएगा, RLD के प्रमुख थे, ठीक है। श्री कुमार बनर्जी, ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी दृष्टि से। सुंदरलाल बहुगुणा, हाँ इसको आप लोग थोड़ा सा नोट करिएगा, क्योंकि ये एनवायरमेंट से संबंधित है और बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी है ये।
ये आपकी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है, आपकी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक। ये बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी हैं। आइए देखते हैं, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, थोड़ी सी कोई जानकारी हो इनके बारे में तो हम लोग देख लेंगे। जो चिपको आंदोलन तो आप लोग जान ही रहे हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता पर्यावरणवादी श्री सुंदरलाल बहुगुणा का 94 कितना 94 वर्ष की आयु में 21 मई 2021 को ऋषिकेश के एक अस्पताल में निधन हो गया। कोरोना से निधन हुआ इनका, संक्रमित थे। इन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आजीवन संघर्ष किया जो है। इन्होंने शराबबंदी पर भी प्रतिबंध लगाया, चिपको आंदोलन, टिहरी बाग, कई आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए देखते हैं चिपको आंदोलन में भूमिका के लिए 1987 में, आप नोट करेंगे इसे, चिपको आंदोलन में भूमिका के लिए 1987 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, 1987 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार इनको दिया गया। इसको नोट करेंगे, कब दिया गया है? 1987 में। देखिए अब इनकी मृत्यु हो गई है, तो यहां से प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक। और इन्हें 1981 में क्या दिया गया था? भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से क्या किया था? सम्मानित किया था। कब किया था? भारत सरकार ने 1981 में, भारत सरकार ने 1981 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया था। तो 2 पुरस्कार इनको मिला हुआ था। चिपको आंदोलन से संबंधित थे, टिहरी बाग विरोधी, तो ये आपके जैसे टेट की परीक्षा जो होती है ना, उसमें प्री में भी आता है। फिर आगे आप जो भी परीक्षा देंगे वहां आपसे ये प्रश्न आता रहेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 1981 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, घोषणा की थी, सॉरी इन्हें दिया नहीं गया, घोषणा की थी किंतु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया था। बाद में 2009 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? 2009 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, क्योंकि ऊंची पर्सनालिटी थे, इसलिए 2006 में इन्होंने सोचा कि भाई अब हमें पद्मश्री पुरस्कार दिया जा रहा है, जो पद्म विभूषण में आप देखते हैं सबसे निम्न कोटि का माना जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये 2009 में जो इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है, इसे आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। 2009 में, देखिए ये पीसीएस की परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, क्योंकि इन्होंने ये आपको लिख कर दे दिया जाएगा एक लाइन, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें रहेगा कि जो है कि सुंदरलाल बहुगुणा को 1981 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और फिर लिखा जाएगा अगला कि इन्हें 2009 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। और ये लिखा जाएगा कि ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे। तो आपके जो प्रश्न आ जाएगा, इसके बाद जो इसका उत्तर रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, या 1 और 3 सही है? तो इसमें कौन होगा? 1 और 3, क्योंकि दूसरा वाला क्या है इसमें गलत है। इन्होंने क्या किया था? उसे स्वीकार नहीं किया था। आइए आगे चलते हैं। ओपी भारद्वाज, कोई मतलब नहीं है इनका, बस इतना जानते रहिए, मुक्केबाजी के कोच थे, बाकी यहां से प्रश्न नहीं बन रहा है आपका। के अग्रवाल, कोई मतलब नहीं है इनका। सुनील कुमार जैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एम नरसिंघन, इनसे भी कोई बहुत ज्यादा आपका प्रश्न नहीं बनने वाला। अगले पेज पर चलते हैं और देखते हैं क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, आइए अब आपका वर्ष और दिवस आ गया, ठीक। इसमें से आपको प्रश्न मिल सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पिछले महीने में भी ये भी आपका ट्रेडिशनल भी हो जाएगा, एक प्रकार से परंपरागत भी हो जाएगा आपका ये, ठीक है। ये परंपरागत भी रहेगा और जो है करंट भी है, दोनों एक प्रकार से आपका यहीं पर तैयार हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं क्या है इसमें, ठीक। 1 मई महाराष्ट्र दिवस, क्या है? 1 मई महाराष्ट्र दिवस, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। 1 मई महाराष्ट्र दिवस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस जानते रहिए कि 1 मई को महाराष्ट्र का जो है राज्य का स्थापना की गई थी। 1 मई गुजरात दिवस, तो महाराष्ट्र और गुजरात एक ही दिन जो है हुए थे, इसलिए दोनों का एक ही माना जाता है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी आगे की परीक्षा में, हाँ ये आप जानते रहिए, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही राज्यों की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को अलग करके। किसको? बॉम्बे प्रेसिडेंसी को अलग करके जो है इसकी स्थापना की गई थी। हाँ,
इसके बाद का जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? श्रम दिवस। कहीं कहीं मजदूर दिवस भी लिख करके आता है, तो आप लोग इसको नोट करेंगे कि 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस या अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस या अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए और इसमें देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक, हाँ, 1 मई जिसे मई दिवस या श्रम दिवस भी कहा जाता है, उन शहीद श्रमिकों की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अच्छा, मेरी वॉइस कट रही है, सभी को कट रही है? देखिए, तो नेटवर्क इशू होगा थोड़ा सा। कोशिश करते हैं। नेटवर्क इशू है, कभी कभी हो सकता है कि वॉइस कट जाए, बाकी तो वॉइस तो ठीक है, मैक्सिमम वॉइस भी है और मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी चाहिए। थोड़ी देर में वॉइस आ जाएगी, कभी कभी समस्या आती है नेटवर्क को लेकर के। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। ठीक, आगे चलते हैं। 1 मई जिसे मई दिवस या श्रम दिवस, अब ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, आइए चलते हैं। 1 मई जिसे मई दिवस या श्रम दिवस भी कहा जाता है, उन शहीद श्रमिकों की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है जिन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर, कहां पर? अमेरिका के शिकागो शहर में उचित सेवा शर्तों, शोषण व दमन के विरुद्ध तथा मानवोचित अधिकारों के प्रति प्राप्ति के लिए 1886 में एक लंबा और निर्णायक संघर्ष किया था। कब किया था? 1886 में एक लंबा और निर्णायक संघर्ष किया था। ठीक, तो आप इसे नोट कर लेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये करंट भी है आपका, दोनों चीजें इसमें से मिल जाती हैं। ठीक है, तो 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस, मजदूर दिवस, मई दिवस, ये सब चीजें मनाई जाती हैं, इन सब रूपों में आता है। ठीक है, शिकागो में एक हुआ था, आंदोलन हुआ था, श्रमिक अपनी मांग के लिए किए थे। आइए और देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंतरराष्ट्रीय हास्य दिवस कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जानते रहिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व अस्थमा दिवस, ये आपके साइंस वाले पोर्शन से है, क्योंकि इन्वायरमेंट से जुड़ा है, तो आप इसे जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि 5 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है और 8 मई को ही क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये आप नोट करेंगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। और 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। ये दोनों चीज आप जानते रहिए। विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मई का दूसरा शनिवार होता है, कौन सा शनिवार? मई का दूसरा शनिवार विश्व प्रवासी दिवस वर्ष में 2 बार, मई व अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस प्रकार वर्ष 2021 का दूसरा प्रवासी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। ठीक, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 9 अक्टूबर को होगा 2021 में। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, 9 मई मदर्स डे, 9 मई मदर्स डे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये भी आप जानते रहिए। अगला है 12 मई। 12 मई आपका इंपॉर्टेंट है, क्या है? अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग दिवस। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये अभी कोरोना के चलते नर्सिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, 12 मई अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग डे दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जो है।
हाँ, 16 मई को सिक्किम की स्थापना हुई थी। इसको आप जानिए कि 16 मई को सिक्किम की स्थापना दिवस, सिक्किम का भारतीय गणराज्य में औपचारिक विलय 16 मई कब हुआ था? 1975 को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन। सिक्किम का भारत में विलय कब किया गया था? 16 मई 1975 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 16 मई 1975 ईस्वी को किया गया था। ठीक। अगला है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट दिवस। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपका ये। हाँ, 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। म्यूजियम दिवस 18 मई भी नहीं है, 21 मई भी नहीं है। ठीक है। हाँ, 22 मई आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कितना मई? 22 मई। 22 मई क्या है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। आपके उसमें भी पूछा जाता है, टेट में पर्यावरण का जो आता है टॉपिक, और इसमें भी इन्वायरमेंट का कहीं ना किसी रूप में जुड़ाव है, इसलिए ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नोट कर लेंगे आप लोग। 22 मई को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 27 मई को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि, कोई मतलब नहीं है। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांत सैनिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, कोई मतलब नहीं है। 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। क्या है? 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, क्या है? 31 मई को विश्व तंबाकू, इसे नोट कर लेंगे आप लोग। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक। तो आपका ये जो है दिवस के रूप में कुछ थे जो इंपॉर्टेंट, उन पर चर्चा किया हमने जो है, और मुझे लग रहा है कि आप लोग इसमें से नोट कर लेंगे। इस पर इतनी बृहद रूप से चर्चा करने का रीजन ये है कि ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है जो है ट्रेडिशनल की दृष्टि से। इसमें आपका ट्रेडिशनल भी आता है, इसलिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए मैंने इसको इतना बृहद रूप से चर्चा किया। आइए देखते हैं कि कुछ पुस्तकें जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो कौन सी पुस्तक है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए? पहली पुस्तक है स्टोरीज आई मस्ट टेल, द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स, तो मैंने इसमें पिछले में भी बताया था, शिव शंकर मेनन की पुस्तक है ये, हो सकता है कि आपके लिए आ जाए। हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, तो बिल गेट्स की है, ऊंची पर्सनालिटी है, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी मैं कुछ पुस्तकों को आप लोगों को लिखाऊंगा, नोट डाउन कराऊंगा, वो पुस्तक उन्हीं में से आप लोग एग्जाम में फंस जाएंगी। लास्ट में आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए। अभी तो ठीक है, उसमें आता है